तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी देखा था। आज एरिया वेक्टर, बेसिकली गॉस लॉ पढ़ने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक लिखिए एरिया वेक्टर। टॉपिक लिखिए एरिया वेक्टर। व्हाट इज एन एरिया वेक्टर? ये थोड़ा सा समझने का विषय है। एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम लोग लिखेंगे। राइट, अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस, a small element of area of a surface enclosing a given volume, a small element area of a surface enclosing a given volume can be represented as a vector, can be represented as a vector। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये कोई एक, यहां पे कोई एक इस तरह का एक सरफेस है, यहां पर कोई इस प्रकार का एक क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा आपने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। एक छोटा सा क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। अब ये जो एलिमेंट आपने लिया है, ये जो एलिमेंट आपने लिया है, इस एलिमेंट का जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर यहां बनेगा, इसको हम लोग एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो एलिमेंटल एरिया है इसको क्या बोलेंगे? डीएस बोलेंगे। तो जो एरिया वेक्टर है उसको डिनोट करते हैं डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस, उसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, दैट इज एन कैप। कोई भी सरफेस हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कॉपी एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब अगर ये मेरा एक सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, इस सरफेस के क्या परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, वो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहलाता है। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है? सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर ये मेरा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। कोई भी सरफेस, चाहे सरफेस किसी भी डिजाइन का हो, जो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो उसका डायरेक्शन देता है वेक्टर का, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो उसके सामने का एरिया होगा। अब आप इसको दोनों साइड पे क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एस वेक्टर इज इक्वल टू एस इंटू एन कैप, जहां पे एस क्या है? द एरिया ऑफ द कंप्लीट सरफेस, कैपिटल एस इज द एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस और डीएस इज द एरिया ऑफ द स्मॉल सरफेस। तो कैपिटल एस इज द एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस। इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस, एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब इसका हमें काम क्या है? डेफिनेशन लिखिए ना, एरिया वेक्टर का डेफिनेशन लिख लिए ना। चलिए, इसका एक्चुअली काम क्या है? तो हम लोगों को निकालना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी चीज है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो तो भी मैं समझाऊंगा, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी चीज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एरिया वेक्टर के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया वेक्टर के ऊपर। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। पहले ये आपने बना लिया, इसके बाद आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface, electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric field lines passing through that surface. The electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric field lines passing through that surface. अब मान लीजिए कि ये मेरा इधर सरफेस है, ये मेरा क्या है? सरफेस है। थोड़ा
3 डायमेंशनल सरफेस बना रहे हैं ताकि पता लगे कि ये आपका क्या है, सरफेस है। अब इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। ये फील्ड लाइंस इसके थ्रू क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अब जितनी सारी फील्ड लाइनें इसके क्रॉस या इसके थ्रू पार करेंगी, जितनी सारी फील्ड लाइनें इसके क्रॉस क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, उन सारे फील्ड लाइंस को पर यूनिट एरिया जितना क्रॉस कर रहा है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। तो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और ये जो फ्लक्स है फाई इट इज इक्वल टू ई डॉट ds के बराबर, अगर एलिमेंटल फॉर्म में लिए, और अगर कंप्लीट सरफेस एरिया ले रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस के बराबर। इसको समझते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, इमेजिनेशन अगर आपका ठीक रहेगा तो आप ये बात बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये गेट है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक गेट है। अब इस गेट का एरिया वेक्टर किधर है बताइए। ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली सरफेस, यानी मेरे तरफ होगा। अगर उस तरफ से देख रहे होते तो क्या होता, उधर होता। अगर ये दीवार की मैं बात कर रहा हूं तो एरिया वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स मी। अगर मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आपकी ओर। ये सरफेस है, या जो सरफेस मैं उस पर बात कर रहा था गेट की। अब इस गेट से ज्यादा हवा कब क्रॉस करेगा, जब हवा कैसे बह रहा होगा, इसी डायरेक्शन में बह रहा होगा। दैट इज जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, अगर उसी डायरेक्शन में हवा बह रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हवा इस गेट से अंदर आ रहा होगा। लॉजिकली क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए हवा कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और आपका गेट कैसे है, ऐसे है, और हवा कैसे बह रहा है, ऐसे। तो अब देखिए हवा वेक्टर में और जो आपका गेट का एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी हवा वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो कोई हवा अंदर प्रवेश कर रही है, क्यों नहीं प्रवेश कर रही, गेट इधर खुला हुआ है और हवा कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। तो कोई हवा इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। यानी हवा मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया वेक्टर एंड हवा का वेक्टर दोनों आपस में क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ये लॉजिक क्लियर है। अब हवा को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। हवा को किससे रिप्लेस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है, सरफेस है। यहां से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहे होंगे सारे के सारे इस सरफेस से क्या हो जा रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर सरफेस से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस किए वो दोनों तभी मैक्सिमम होगा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे मैक्सिमम कौन होता है, कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा। इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, यानी मैं कह सकता हूं फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होगा। यह लॉजिक क्लियर है। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होगा, जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। उस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स यहां से क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। अब जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री से धीरे धीरे डेविएट करना स्टार्ट करेगा, ये आपका सरफेस, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका सरफेस है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। अब मैं धीरे धीरे इस फील्ड को क्या कर रहा हूं, एंगल पर भेज रहा हूं, एट एन एंगल। यहां से कुछ एक एंगल पर भेज रहा हूं। अब जैसे ही इसको कुछ एंगल पर भेजेंगे तो क्या होगा, जैसे ही कुछ एंगल पर भेजेंगे तो इसका 2 कंपोनेंट होगा,
एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो तो सरफेस के थ्रू जाएगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो सीधा चला जाएगा। तो आपका फ्लक्स अब रिड्यूस कर गया कि बढ़ गया? पहले से कम हो गया। और किस टाइम पे जाके जीरो हो जाएगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। लॉजिक क्लियर है? लिखिए। राइट, ये डायग्राम बना लिए। लिखिए, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, वेर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एस इज area of the surface, S is area of the surface, and theta is the angle between, and theta is the angle between area vector and electric field vector. Theta क्या है? Angle between area vector and electric field vector. तो area vector और electric field vector का बीच का एंगल है। अब यहां दो बातें आप लिख सकते हैं, यहां पर दो बातें आप लिख सकते थे। क्या क्या? दो बातें आप लिख सकते थे। पहला लिखिए, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या होगा? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है? 1 के बराबर। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स passing through unit area. Next, case 2 क्या हो जाए? when थीटा हो जाए कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 0, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0, यानी फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। एंड दिस इज दी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, क्या फ्लक्स -1 हो सकता है? क्या फ्लक्स माइनस नेगेटिव हो सकता है? फ्लक्स सोच के देखिए, होगा। cos 180 पे -1 होगा। लेकिन अगर cos 180 पे -1 हम ले रहे हैं, हम क्यों लेंगे? एरिया वेक्टर इधर है और इसका मतलब फील्ड कहां से कहां जा रहा है? इस साइड से उस साइड। तुम एरिया वेक्टर इधर क्यों लोगे? उधर ले लो। अरे बात तो एक ही है ना, एरिया वेक्टर इधर ले, एरिया वेक्टर उधर लो। ये तो अपने मन से ले रहे हैं। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस तरफ ले रहे हो कि उस तरफ ले रहे हो। डन? यहां तक कोई डाउट? आगे लिखिए। नाउ कंसिडर अ सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज। नाउ कंसिडर अ सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज। मान लीजिए कुछ एक ऐसे रैंडम एक इस तरह का कुछ एक सरफेस है, इस तरह का कुछ एक सरफेस है। अब इस सरफेस के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। इस सरफेस के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है। और जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और जो हमारा यहां पे मान लीजिए कोई एक छोटा सा सरफेस हमने लिया है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ds, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है? मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा बिटवीन व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर। हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो अभी फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो उस एरिया से क्रॉस करेगा, वही ना फ्लक्स डिसाइड करेगा। जो उसके पैरेलल जा रहा है उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। जो इस पर्टिकुलर एरिया से जितने फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे वही मेरे काम का चीज है। बाकी जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा हो तो मेरे काम का नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ई कॉस थीटा इंटू ds लिख सकता हूं।
ई कॉस थीटा इंटू डीएस लिख सकता हूं, बिकॉज ई कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रू सरफेस एरिया क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये क्या होगा, फाई होगा, डी फाई होगा, डी फाई होगा। दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा फाई, ये क्या हो जाएगा ई एस कॉस ऑफ, ये क्या हो जाएगा ई एस कॉस ऑफ थीटा। और इसको यहां क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। एक स्टेप और बीच में लिखाएगा, ई डॉट डी एस लिखाएगा, यहां पे एक और स्टेप लिखाएगा, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। और अब उसके बाद इंटीग्रेट करिएगा, अब उसके बाद इंटीग्रेट करिएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या बोला, तो ई का वो कंपोनेंट जो एरिया से क्रॉस कर रहा है। अरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो वेक्टर होंगे ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर इधर आएगा और एक इसके ऐसे आएगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा ई कॉस थीटा, और ये वाला वेक्टर क्या होगा ई साइन थीटा। मेरे काम का कौन सा है, वो वेक्टर जो डीएस के क्रॉस जा रहा है, क्योंकि जो हमने एलिमेंटल एरिया लिया है उसके थ्रू जितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वही ना मेरे काम का है। जो उसके पैरेलल परपेंडिकुलर होगा वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि वो तो उस एरिया से जा ही नहीं रहा। और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो जितने फील्ड लाइंस वहां से क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां से भी डेरिवेशन करके क्या निकल के आया ई डॉट डीएस। अब ये जो एंगल है यह वेरी कराया जा सकता है, तो अगर इसको वेरी कराइएगा तो उसी हिसाब से ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट लिखिए पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली दिख भी रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यूनिट क्या है इसका, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पॉइंट नंबर 3, इसको हम लोग जूल मीटर कूलम के भी नाम से जानते हैं। तो इसका एक और यूनिट क्या होता है, जूल मीटर पर कूलम। ये दोनों ही इसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। डन। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस मीन्स नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the surface, no electric flux passes through the surface, no electric flux passes through the surface। अगर ये आपका सरफेस है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, उसके पैरेलल जा रहा है, मतलब ये वाला और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका क्या मतलब है, सरफेस के पैरेलल, सरफेस एरिया के वेक्टर के पैरेलल नहीं, सरफेस के पैरेलल। सरफेस एरिया के वेक्टर के पैरेलल होगा तब तो वो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल जा रहा होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 या जो भी नंबर आप लिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस मींस मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉसेस थ्रू द गिवन एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स crosses through the given area। next question लिखिए, calculate the electric flux linked with a square of side 0.5 meter, calculate the flux, calculate the flux, calculate the flux linked with a square of side 0.5 meter held parallel to xy plane, side 0.5 meter held, side is 0.5 meter held parallel to xy plane। xy plane के क्या रखा हुआ है, वो पैरेलल रखा हुआ है,
it is kept parallel to the xy plane. When the electric field 2i cap, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे दिया, क्या दिया? 2i cap प्लस 3j cap, 2i cap प्लस 3j cap इंटू 10 raised to the power 3 न्यूटन, 10 raised to power 3 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये आपको क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया। एग्जिस्ट इन दी रीजन। आपको क्या करना है? फाई को सॉल्व करके निकालना है। क्या करना है? फाई को सॉल्व करके निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर समझ जाएंगे तब तो निकाल लेंगे, और नहीं समझे होंगे तो निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड दिया है, ये जो साइड दिया हुआ है, ये कौन से इसमें दिया है? XY प्लेन में दिया है। अगर आपका एरिया XY प्लेन में है, इफ द एरिया इज इन XY प्लेन, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन Z एक्सिस होगा। यानी ये इसका वेक्टर किस में होगा? के कैप में होगा ना। अरे सोच के देखिए, ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है। इफ दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस, तो जो एरिया होगा, तो एरिया वेक्टर जो आप लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर यानी S वेक्टर इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज 0.5 क्या लिखेंगे? 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर के कैप। एरिया वेक्टर तो पहले एरिया निकालना होगा, इसका एरिया क्या होगा? 0.5 इंटू 0.5 के बराबर, और वेक्टर में लिखेंगे क्या लिखेंगे? के कैप लिखेंगे। अभी आपके पास एस वेक्टर आ गया, आपके पास और एक कौन सा वेक्टर है? ई वेक्टर है। तो क्या आप फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस नहीं निकाल सकते हैं? ई वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 raised power 3, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इसको सॉल्व करिएगा, आएगा 0.25 के कैप। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जो होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर आ रहा है? 0। क्यों? लॉजिक, ये के कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? आईजे में। तब तक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? के कैप में। यहां तो के कैप है ही नहीं, आई कैप है और जे कैप है, इसलिए आपका जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। फ्लक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस छोटा सा सवाल है, पर अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। सॉल्व करे बगैर भी आप इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाज प्रेजेंट इन विच? आई एक्सिस एंड आई और जे कैप में, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो किसमें था? एरिया वेक्टर किसमें था? के कैप में। और फ्लक्स तभी वहां से क्रॉस करता है जब दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो यहां पे 0, आई के साथ के और जे के साथ के, दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। एज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, देयरफॉर no electric field will pass through particular area and therefore flux is equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Got it? यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में गॉस थ्योरम और गॉस लॉ रिलेटेड सारा, तो अगली क्लास थोड़ी लंबी क्लास होगी, जिसके अंदर लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास चलेगी, जिसके अंदर एक ही बार गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, जिसको गॉस थ्योरम बोलते हैं, और पूरा एक ही साथ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर स्फेरिकल सरफेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो लेक्चर होगा वो हो सकता है 1.5 से 2 घंटे का हो, तो उसके लिए रेडी होकर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।